हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 15 वाला से डिस्कस करेंगे और ये क्लास 1 to 5 के लिए जिसमें 90% आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैथ का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। नहीं टोटल आपसे इसकी बात बोला जाए तो 120 जो है आपको मेरिट वाले इसी 120 पे आपको क्या होंगे, मेरिट बनेंगे। और बाकी 30 नंबर का जो प्रश्न होगा उसको आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करनी थी। इसमें आप 10 ला दिए तो समझिए बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, चलिए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत है आपको, इस पर ध्यान दें। इसमें जितना अच्छे स्कोर करें उतना ही बेहतर अच्छा आपको आप लोग के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। याद रखिए, फूलन प्रसाद वर्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, एक होता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो अभी याद रखो 1934 में हुआ था। कौन किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विनोबा भावे। याद रखिए, विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरा कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन थे, तो ब्रह्मा दत्त। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब रहा सवाल यहाँ पर देखिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात शुरू कब हुआ था आंदोलन, तो 1940 में। ठीक है, अभी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा C.R. दास ने। याद रखिए, C.R. दास के द्वारा लिखा गया। इसको प्रकाशन कब किया गया है, तो 1917 में। याद रखिए 1917 में। ठीक है, चलिए अब देखिए C.R. दास की बात और चित्तरंजन दास की बात हो रहा है। इसे देश बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, बताइए। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1632 ईस्वी। याद रखिए 1632 ईस्वी में फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है इनमें से किस शासक ने चतुर बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया होता। देखिए, अगर बौद्ध संगीति की बात किया तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला हुआ था 483 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, राजगिरी में। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा। और चतुर्थ हुआ था कुंडनवल यानी कहाँ, ये कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस शासक के समय में, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था किसके शासन काल में होता था, अजातशत्रु। दूसरा जो हुआ था कालाशोक। और तीसरा हुआ था अशोक। और चौथा हो गया आपका कनिष्क। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा पूर्ण मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका चोल वंश हो। याद रखिए चोल वंश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चोल वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखिए विजयालय जो था चोल वंश के संस्थापक था। और चोल वंश जो था इसका राजधानी कहाँ था, विजयालय का जो राजधानी था, यानी चोल वंश संस्थापक जो विजयालय था इसका राजधानी कहाँ था, तो तंजौर या तंजावुर, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था के निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी। याद रखिए रैयतवाड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि 1857 की विद्रोह, जिस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, बाद में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है बाल विवाह निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बेहरामजी मालावाड़ी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब समान रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 55 के जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी गुप्त काल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन 56 कहता है वह कौन सा यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए वैधानिक सुधार का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो यहाँ पर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा साइमन आयोग। याद रखें साइमन आयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि पुणे समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर ने किए थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अभी देखिए पुणे समझौते की बात किया जाए तो पुणे समझौता हुआ था कब, तो 1932 में। ठीक है, याद है 1932 पूरे डेट के साथ, तो 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। तो यहाँ 58 का जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित, आपको बताने कौन सा एक सुमेलित है। तो ये पहला लिखा है प्रथम एंग्लो मसूरी युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा क्या दे रखा है चतुर एंग्लो मसूरी युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और युद्ध में दिवंगत हुआ यानी मारा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शाहजहां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए शाहजहां जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है, मुगल स्थापत्य एवं वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब दिल्ली का जामा मस्जिद, जैसे दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, उसी तरह से अगर दिल्ली का लाल किला की बात किया जाए, लाहौर का शालीबाग की बात किया, ये सब जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्न कौन सा देश भू आविष्ट देश नहीं है, यानी लैंड लॉक की बात किया जा रहा नहीं है। तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भू आविष्ट का मतलब होता है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ। ठीक है, यानी लैंड लॉक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश जो आपका भू आविष्ट देश नहीं है, बाकी भूटान उज्बेकिस्तान ये दोनों के आपका लैंड लॉक देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्र जो भू आविष्ट देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान। याद रखिएगा कजाकिस्तान। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारत राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा माउंट सारामती। याद रखिए माउंट सारामती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरित जल पट्टी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उससे जल डमरू कहते हैं। क्या बोलते हैं, जल डमरू कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा है तो बिहार में कितना है, तो 1106 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन अगर पूछा है केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका, जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। याद रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में किसका, अंडमान एंड निकोबार द्वीप का। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर 65 कहता है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला भूभाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महाद्वीपीय मग्रढाल कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा विशाल महासागरीय विस्तार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। बताना किसमें शीत ऋतु में क्या होता है, वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है कि माउंट आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अरावली पर्वत। याद है कि अरावली पर्वत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल यानी मध्य हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दार्जिलिंग, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दार्जिलिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ, वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, बताइए। तो यहाँ पर देखा है पाकिस्तान की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर गुजरात भी हो जाएगा, उसके बाद पंजाब भी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान भी हो जाएगा। हरियाणा नहीं होगा, हरियाणा नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बी सी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि गुजरात, पंजाब और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से कौन सटा हुआ। तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान की सीमा जब पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लगा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 13 से 14। याद रखिए 13 से 14 जो है ये समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपको दे रखा 23 से 24 की बात करते तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार को उल्लेखित करता है, और 25 से 28 की अगर बात करते ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। उसके बाद एक आता है 19 से 22 जो आता है ये स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए एक अनुच्छेद 32 जो ये क्या होगी आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लोकसभा का ही पूछेगा सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। अगर ये राज्यसभा का ही पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है तो इसका भी आंसर आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्र का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 165। याद रखिएगा अनुच्छेद 165 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 100 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। तो याद रखिए 61 यानी 61वां। तो यहाँ पर कौन सा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कब हुआ था, 61वां अधिवेशन जो हुआ था, संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, भी याद रखिएगा तो 1989 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 72। याद रखिएगा अनुच्छेद 72 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है राज साधन है साध्य नहीं यह सिद्धांत है किसका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उदारवाद का। याद रखिए उदारवाद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राजीव गांधी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, M.N. अयंगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के भाग 2 के उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत नागरिक है या समझा जाता है, तो ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 10। याद रखिएगा, अनुच्छेद 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग 2 की बात है, तो भाग 2 में क्या था, नागरिकता से रिलेटेड है और इसमें अनुच्छेद आता है 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स, ठीक है, में कौन से देश शामिल हैं। तो ब्राज़ील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1875। याद रखिएगा, 1875 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो कब हुई थी ये जारी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948। याद है, 6 अप्रैल 1948 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो 85 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हैदराबाद। याद रखें, हैदराबाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है किस देश का विकास को सामान्य रूप से निम्न से आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने की फलस्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाजार की तरलता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, गुट निरपेक्षता। याद रखिए, गुट निरपेक्षता जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो बताना है किस पे आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि गिल्ड एज्ड में व्यापार संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऋण पत्रों के व्यापार से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पादक क्या होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी जल और लवण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है दिखाई देता, कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा, अनुपयुक्त में से कोई ऐसे दिखाई कैसा देता है, तो काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, काला दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
वास्तविक गहराई से कम गहरा होता है, यानी कम गहरा दिखता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए, जो भी दिखता है ऐसा किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95, कहता है यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश की चाल में विचलन बढ़ता है। प्रकाश की चाल में क्या होता है, विचलन बढ़ता है। साथ से तेबियात जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, उतना ही कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96, कह रहा है कि माध्यम 1 2 3 दे रखा है जिसका अपवर्तनांक इतना इतना दे रखा है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 v2 v3 है तो उनके बीच में संबंध आपको बता। हमने अभी क्या बोला, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें उसकी चाल उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक देखा जाता है यहाँ, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका चाल सबसे कम यानी v3 सबसे कम होगा। v3 क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा आपका ये दे रखा है ना, उसके बाद हो जाएगा आपका v1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग v2 हो जाएगा। तो v2 v1 राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो। याद रखिएगा हमने क्या बोला, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उसमें उसकी चाल उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 97, कहता है पहले डैश दे रखा है कि बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी के छड़ का उपयोग किए जाने पर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है धातुओं की अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इनमें कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, सबसे कम एक्टिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेड यानी सीसा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव कौन होता है, तो पोटासियम होता है, उसके बाद क्या होता है, सोडियम होता है। ये दोनों को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। कहाँ, केरोसिन में। केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 100, कहता है ऐसी क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो COOH होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 101, कहता है कार्बन शीतलन गुण प्रदर्शित करता है, डैश दे रखा है के कारण किसके कारण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका छोटा आकार और कार्बन बॉन्ड की अधिक ताकत। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102, किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किसका उपयोग भोजन पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 103 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आयोडीन विलयन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है कि धातुओं के संबंध में दिए कथनों में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, धातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 105, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है एल्केन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन को और किस नाम से जाना जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है, में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। अगर एल्केन की बात करते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है यानी ग्रे हो जाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर अल्कोरिन में क्या होता है, क्लोरीन में क्या होता है, अपघटन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 107, निम्न में कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 108, कहता है निम्न में से किस प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पक्षी और स्तनधारी, याद रखिए पक्षी और स्तनधारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पक्षी और स्तनधारी जीव के शरीर का तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 109, कहता है ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट, उसके बाद डैश दे रखा है, में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 110। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्न में कौन सा कथन आपका सही है? पहला कह रहा है कि सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र और उसकी माँ से वंशागत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपको सही कथन बताना है यहाँ पर, तो उसके माँ से वंशागत होते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या सही दे रखा। दूसरा का जिस बच्चों में उसकी माँ के एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद नहीं, दूसरा आपका गलती दे रखा, जिस बच्चे में उसकी माँ के एक्स गुण वंशागत होता है वह लड़की होता है, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा कहता है कि महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे जिस बच्चे में उसके पिता के एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है तो वह लड़की होती है, ये सही। यानी पहला, तीसरा और चौथा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 111 का था क्या सुरक्षित वंश संबंधी HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं, इसके कई अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुइयों का उपयोग एवं संक्रमित रक्त आधान को रोकना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 112, वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वसामय उत्तक उसको कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का था निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्रिएटिनिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गुड़हल और सरसों, गुड़हल जो है और सरसों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर का 115 कहता है इनमें कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? केचुए का श्वसन अंग है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। त्वचा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन यानी एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है किशोरावस्था में लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और तक रहती है, कब तक रहती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 18 से 19 वर्ष की आयु, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गर्भाशय अस्तर शेड है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा केचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना जो है राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 120 कहता है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जानी। यहाँ पर ए और बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 121 वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कागज़ के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 123 उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 124 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 सितंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 125 कहता है 2024 में भारत के जल मार्ग से आयात निर्यात के लिए चर्चा में सुल्तानगंज बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो 125 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। याद रखिए बांग्लादेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 126 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी भारत ने जीता। याद रखिएगा भारत ने जीता किसको हराकर, तो ईरान को हराकर। याद रखिएगा ईरान को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रथम बार शपथ ग्रहण बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए कब लिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मार्च 2000। याद रखिएगा मार्च 2000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो है 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया थे, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 128 कहता है 2023 में यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मायरा ग्रोवर। याद रखिए मायरा ग्रोवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 129 कहता है किस देश ने ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है इससे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसको हराकर, तो भारत को हराकर, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 130 कहता है वित्त वर्ष 2024-25 बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2040। याद रखिए 2040 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 131 कहता है हाल ही में फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना कहाँ संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर 131 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, शिलोंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। याद रखिए बछेंद्री पाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है कि फरवरी 2024 में किस कंपनी ने अपनी जलवायु कार्यों और पर्यावरण प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाए, अडानी जो है इसका राइट, यानी अडानी कंपनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि सुमित नागल
किस खेल से संबंधित है? बताइए, सुमित नागल जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेनिस। याद रखिएगा, टेनिस से इनका संबंध है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 प्रश्न डिस्कस किया हूँ, और ये क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, और इस सेट नंबर आपका 15। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर आप 15 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।